हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के बारे में। और लैब असिस्टेंट के अंदर अगर आपने देखा हो दोस्तों, तो फिजिक्स के सिलेबस में आपके एक टॉपिक दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और इससे पहले जो है हम 3 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 4th टॉपिक चल रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देख लीजिए। आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी प्रकार के कोई नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम पढ़ रहे थे दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर जो है हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब कुछ जान चुके थे। उसके बाद हम बात करने लगे थे विद्युत परिपथ के बारे में। और विद्युत परिपथ के अंदर हमने बात करी थी किरचॉफ्स के नियमों के बारे में। और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया था, जिसे हम कह रहे थे संधि नियम, जिसके अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली जितनी भी विद्युत धाराएं हैं उनका बीजगणितीय अगर योग देखें तो वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। फिर हमने स्टार्ट करा था किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, या उसे जो है आप लूप नियम कहते थे। अब ये जो लूप नियम था इसके बारे में हमें बात करनी थी। तो लूप नियम क्या है? यह नियम सबसे पहले तो बात याद रखनी है कि बंद विद्युत परिपथ के लिए ही लागू होता है, ठीक है। और इस नियम के अनुसार प्रतिरोध को एवं सेलों से युक्त किसी बंद लूप में जो वोल्टताएं होती है, यानी कि वोल्टेज जो होगा उसका टोटल योग जो है वो शून्य होता है, ठीक है। इसी का दूसरी फॉर्म में आप ये भी लिख सकते हो कि किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के जो विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। यानी कि आपका जो लूप दे रखा है उसमें कितनी धारा बह रही है और उसमें कितना प्रतिरोध है। तो धारा इंटू प्रतिरोध जब आप करते हो तो क्या मिलेगा आपको? वोल्टेज। और जो उसमें सेल लगा हुआ है उसका ईएमएफ कितना आ रहा है, वो दोनों का जो है आप सम करोगे अलग अलग तो वो दोनों इक्वल आते हैं। ये है हमारे किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। अब इस नियम को जब यूज करते हैं तो इसमें जो आप पॉजिटिव और नेगेटिव लोगे, यानी चिन्हों की जो परिपाटी चलती है वो परिपाटी पहले से 1-2 नियम है उनके माध्यम से फिक्स है, तो आपको वही याद रखनी है। तो आप आगे लिखोगे चिन्हों की परिपाटी। क्या लिखोगे दोस्तों? चिन्हों की परिपाटी। चिन्हों की परिपाटी। समझ में आ गई बात? और चिन्हों की परिपाटी में आप पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों कि किसी परिपथ में विद्युत धारा यानी कि करंट, विद्युत धारा की दिशा में चलने पर, विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर धनात्मक मानेंगे। क्या मानेंगे? धनात्मक। कैसे मानेंगे वो अभी एग्जाम्पल से समझा दूंगा, ठीक है। अभी केवल लिखिए मानेंगे तथा विपरीत यानी उसके उल्टी दिशा में, तो विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर नेगेटिव यानी ऋणात्मक मानेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर आप जो प्रतिरोध आ रहा है बीच में उसके सिरों पर अगर जो विभवांतर आएगा वो कैसा लोगे आप? पॉजिटिव लोगे। कैसे लोगे दोस्तों?
पॉजिटिव लोगे। समझ में आ गई बात। और अगर जो है दोस्तों आपके उस प्रतिरोध की धारा के आप जो है उस प्रतिरोध में विपरीत दिशा में चल रहे हो तो विभवांतर कैसा लोगे, नेगेटिव लोगे। ठीक है, चलिए कैसे लेंगे इसको जब अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपके सामने एक लूप रख के, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लिखेंगे परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम परिपथ यानी कि सर्किट में परिपथ में प्रयुक्त सेल के ऋण यानी नेगेटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की धन टर्मिनल की ओर चले तो सेल का जो सेल लगा हुआ है ना, उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी विभव, ठीक है, विद्युत वाहक बल पॉजिटिव माना जाता है। कैसे माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। समझ में आ गई बात। और हम यदि परिपथ में यानी सर्किट में परिपथ में प्रयुक्त सेल जो आप उसमें सेल यूज कर रहे हो उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर चले तो सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव लिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट तो क्या कह रहा है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलने पर प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर लोगे वो तो आप लोगे धनात्मक, और अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे हो तो विभवांतर क्या लोगे, नेगेटिव। और परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम परिपथ में प्रयुक्त सेल के जो धारा की दिशा आ रही है उसी दिशा में चल रहे हैं और ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं तो सेल का विद्युत विभवांतर बल जो है वो पॉजिटिव माना जाता है। और यदि हम परिपथ में प्रयुक्त सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलें तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, नेगेटिव विद्युत वाहक बल मिलेगा। इसको मैं जो है एक डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझा देता हूं कि ये क्या पॉइंट है। तो आप डायग्राम बनाएंगे दोस्तों तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप डायग्राम बनाइए, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम हम बनाएंगे जिससे कि हमें ये पूरा क्लियर हो जाए कि ये लूप नियम है क्या। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और इधर आए तो ये और फिर इधर
वही का वही रेजिस्टेंस और ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस कैसा है R1, ये रेजिस्टेंस कौन सा है R2, ये रेजिस्टेंस कौन सा है R3, ठीक है। ये आपका जो है सेल कौन सा है E2 और ये सेल है आपका E1। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। अब इस पूरे सर्किट का नामकरण करते हैं, तो इसको नाम दे रहा हूँ मैं कैपिटल A, ये B, ये आपका C, ये आपका D बिंदु और ये आपका E बिंदु और ये आपका हो जाएगा F बिंदु। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सपोज करिए कोई भी आपको एक दिशा लेनी है, ठीक है, या तो आप ऐसे दिशा लो या ऐसे। मैंने इस E1 यहाँ लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ऐसे दिशा मान ली। क्यों? हमेशा करंट कहाँ से निकलेगा दोस्तों? पॉजिटिव से, और नेगेटिव की ओर आएगा। समझ में आ गई बात। तो इस पॉजिटिव से जो है करंट निकल रहा है, सपोज करिए, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई आप नेगेटिव से नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ कई जगह है नेगेटिव से भी निकलेगा। आपको केवल ये है कि जब आपको अगर ऐसा मानना है खुद को, तो आप पॉजिटिव से मानिएगा, ठीक है। पॉजिटिव से करंट निकला तो इधर आया होगा, इधर से करंट जो है दोस्तों किधर गया होगा? अरे भाई करंट किधर जाएगा? एक तरफ तो दोस्तों इसको पार करने के बाद रेजिस्टेंस है और एक तरफ सीधा रास्ता आ रहा है। तो ये जो है पहले क्या करेगा, इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा और इधर से होते हुए ये इधर हो कर के फिर ये इधर आएगा और आधा इधर जाएगा। अब देखो क्या होगा। सपोज करिए इधर से I1 करंट निकला था, ठीक है, तो इसमें यहाँ से भी कुछ करंट निकलेगा, उसका नाम दे दो आप I2। ये I1 और I2 दोनों जुड़ करके इसमें जा रहे हैं, तो हो जाएगा ये I3 नाम दिया। भाई I1 तो E1 से निकला और I2 E2 से निकला, दोनों करंट जुड़ करके I3 बन गया। ये I3 पूरा चलेगा, यहाँ तक I3 ही आएगा, लेकिन यहाँ आकर के ये वापस बढ़ जाएंगे और आप देखेंगे कि I2 आया था इस वाली लाइन में से, तो इसी लाइन में चला जाएगा, यानी I2 चला जाएगा इधर और I1 जो है वापस चला जाएगा इधर। समझ में आ गई बात। तो ये क्या बना, केवल अभी तो डायग्राम बना है, लेकिन इस डायग्राम में आपने जो दिशाएं फॉलो करी उनको अब जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, आपने क्या करा, इधर से करंट प्रोड्यूस करा था और फिर आप ऐसे चले, ऐसे ही चले हो, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, मतलब ये यूं चला होगा भाई, अरे ऐसे ही तो घूमेगा सर्कल, तो बस ऐसे घुमा है। और इधर भी क्या करा आपने, इधर से करंट प्रोड्यूस करा, अरे इधर से करंट प्रोड्यूस करके ऐसे करके लेके आए, ऐसे यहाँ पे भी आपने यही करा, करंट प्रोड्यूस करके वापस लेकर के आ गए, ठीक है। तो अब देखो ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करेंगे और अब इसके लिए जो है हम समीकरण लिखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो I3 बराबर तो क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। क्यों? अरे I1 निकला है E1 से जो सेल है उससे, और E2 सेल से निकला I2 करंट, दोनों सेल मिल करके यहाँ बने हैं I3। तो एक समीकरण तो हो जाएगी आपके ये, यानी ये फर्स्ट समीकरण। फिर देखिए आप जो है एक बार ये वाला लूप लेंगे, एक बार ये वाला लूप लेंगे, ठीक है। तो हम पहले ले रहे हैं कौन सा, A, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A, ठीक है। तो मैं कौन सा लूप लिया हूं, देखो इधर लिख रहा हूं, लूप A, D, C, B, A। यही क्यों सर, A, D, B, C, A क्यों, A, B, C, A, D, A क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने डायरेक्शन देखो ये वाली मानी है, तो A फिर आया होगा D, फिर ऐसे चलते चलते हमारे C पे आए, फिर B पर आए, फिर A आए। देखो ये रहा, मैंने अंदर जो एरो बनाया ना वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लूप हमने लिया है A, D, C, B, A। इसके लिए जो समीकरण बनेगी वो देखो क्या बनेगी कि आपका ये जो है I1 करंट आ रहा था, वो I1 किस में से निकला है, इस R1 में से, तो वो हो जाएगा आपका I1 इंटू R1। अब मैंने आपको देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया है कि अगर विद्युत धारा की दिशा में आप चलते जा रहे हो, तो विद्युत धारा भी इसी दिशा में जा रही है और आप भी इसी दिशा में चल रहे हो। देखो विद्युत धारा जो है वो तो ऐसे ही जा रही थी और आपने जो इसमें डायरेक्शन मानी वो भी इधर ही है। तो देखो विद्युत धारा और आपकी दिशा दोनों एक ही है।
तो आप क्या कर रहे हो, विद्युत धारा की दिशा में ही चल रहे हो, तो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर मिलेगा वो आप कैसा लोगे, पॉजिटिव। यानी कि इस R1 के लिए जो पोटेंशियल बनेगा वो क्या बनेगा, V इक्वल टू IR होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, I1 इंटू R1, यही आएगा। अरे I1 इंटू R1 ही आएगा भाई ओम के नियम से। तो ये पॉजिटिव लोगे आप, इसलिए मैंने लिया I1 इंटू R1, लेकिन पॉजिटिव लिया। ठीक है, फिर बढ़ता हूं मैं आगे। तो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, क्या आया हमारा, ये वाला, कौन सा, अरे ये वाला R2 समीकरण, ये रेजिस्टेंस R2 आ गया। लेकिन R2 के अंदर क्या हो रहा है, धारा तो जा रही है इधर, देखो I2 की डायरेक्शन किधर है, इधर की साइड है इसमें, जबकि हम जा रहे हैं इधर, तो दोनों क्या है, अपोजिट। जब अपोजिट होगी तो आप क्या लोगे, नेगेटिव पॉइंट लोगे, यानी इसको आप ले लोगे नेगेटिव। मैंने बताया भी है ना कि जब आप विपरीत दिशा में चल रहे हो तो विभवांतर क्या लोगे, ऋणात्मक। तो इस रेजिस्टेंस के लिए जो है आपका विभवांतर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और ये समीशन ऑफ IR जो है वो इक्वल किसके होगा, समीशन ऑफ E के, यानी कि विद्युत वाहक बल के। अब विद्युत वाहक बल जो है दोस्तों, पहला तो क्या जा रहा है, देखो पॉइंट क्या लिखवाया है मैंने पीछे, पॉइंट क्या है, यहां पढ़ो, परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम परिपथ में प्रयुक्त सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं तो हम लेंगे पॉजिटिव। तो धारा की दिशा है हमारी इस साइड में, यही है दिशा, तो धारा की दिशा इस साइड है और हम नेगेटिव से जा रहे हैं पॉजिटिव। इसका मतलब एप्सिलॉन जो E1 है वो तो आएगी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा में ही हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं। लेकिन जब आप E2 की बात करोगे तो धारा की दिशा, हमारी जो दिशा है वो तो है इस साइड और धारा की दिशा से है इस साइड, अपोजिट है एक दूसरे के, तो इधर हो जाएगा -E2। समझ में आ गई बात, क्लियर है आपका। अब ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, लूप, ये नीचे वाला जो बन रहा है ये, और ये लूप हमने क्या लिया है, तो हमने लिया है D, फिर E, फिर F, फिर C, फिर D। समझ में आ गई बात। अब इस लूप के लिए हम लगाएंगे रूल, तो यहां भी क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें जो हमने डायरेक्शन लिए उसी डायरेक्शन में आ रहा है ये I2 और R2। भाई देखो डायरेक्शन हमने ली कौन सी है, ये वाली, यानी ये वाली, और I2 भी इसी दिशा में जा रहा है, तो यहां हो जाएगा I2 R2 पॉजिटिव। ठीक है, और फिर हम आ गए किधर, R3 में, और R3 के लिए भी हमारे देखो करंट की डायरेक्शन है ये और इस लूप की डायरेक्शन भी है ये, तो इधर भी सेम है, यानी ये हो जाएगा प्लस क्या, I3 R3। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये इक्वल किसके होगा, तो इसमें तो एक ही बैटरी आ रही है और उस बैटरी के लिए हम देखें तो धारा की दिशा जो है वो क्या है, अरे हमारी दिशा और धारा की दिशा क्या है, सेम है, यानी नेगेटिव से हम पॉजिटिव जा रहे हैं, तो इधर हो जाएगा बैटरी का E2। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। तो बस ये इक्वेशंस जिनको लिखना आ गई है उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि एस में जो है दोस्तों आपको केवल और केवल क्या किया जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, आपके जो है ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसा एक सर्किट बनाकर दे दिया सपोज करिए, और फिर आपसे जो है उस सर्किट के अंदर पूछेंगे कि बताओ भाई इसके अंदर जो है बैटरी का EMF कितना है, या फिर आपसे जो है ये कुछ पूछ लिया कि ये बताओ मुझे कि भाई जो है इसके अंदर आपके ये R3 है, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो 3 इक्वेशन है, आप तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपके पास में जो भी दे रखा है वो निकल के आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ठीक है, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो निकल करके आ जाएगा। भाई I पूछा है, R पूछा है, V पूछा है, EMF पूछा है, जो भी पूछ रहा है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है आपको, या फिर आपका जो ये कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स का द्वितीय नियम वाला, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे,
और अब हमारा जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी कि आप लिखोगे व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से कोई है तो लिख लीजिए व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज या व्हीट स्टोन सेतु के बारे में बात करें तो इसको जो है दोस्तों हमारे इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे CF व्हीट स्टोन। कौन थे? CF व्हीट स्टोन। इसीलिए इस ब्रिज का नाम या फिर इस सर्किट का नाम जो है व्हीट स्टोन पड़ा है। ठीक है, उन्होंने इसे जो है 1842 के अंदर दिया था। ये केवल आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ज़्यादा इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो 1842 के अंदर ये दिया गया था। इन्होंने क्या करा था कि 4 प्रतिरोध ले लिए, एक सेल ले लिया और एक धारा मापी ले लिया, उन सबको ऐसे जोड़ा आपस में और फिर जो है इससे एक पूरा परिपथ बन गया। भाई चारों जुड़ेंगे तो एक देखो चारों तो प्रतिरोध जोड़े आपके, ठीक है, एक सेल जोड़ दिया और एक आपके पास धारा मापी जोड़ दिया, तो ये पूरा क्या बन गया? एक परिपथ बन गया। और इस परिपथ का ही फिर इन्होंने जो है नाम क्या दे दिया था? व्हीट स्टोन सेतु इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, अब व्हीट स्टोन सेतु जो है दोस्तों ये बहुत ही इजी है। इसमें केवल डायग्राम जो याद हो गया आपको तो आपका काम टाटा टाटा बाय 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 जैसा हो जाएगा। मतलब आपका एकदम इजी हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलिए फिर मैं जो है आपको अब इसके बारे में बता देता हूं कि ये क्या है। तो दोस्तों आपका जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो इस प्रकार से बनेगा। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है डायग्राम से ही आपको ये समझ आएगा कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसलिए और ये 1842 के अंदर दिया गया, लेकिन ये जो है इसके क्वेश्चन आपके 2022 में भी पूछे जा रहे हैं। ये बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मस्त और बहुत ही इजी। मतलब अगर इस चैप्टर में अभी तक का सबसे इजी कॉन्सेप्ट बताऊं तो यही है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं है, केवल डायग्राम याद रखना है कि अच्छा ऐसा नमूना दिखे कहीं भी तो हमें समझ जाना है कि ये जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और इससे भी आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये लो, और ये आपका जी रहेगा। अब देखिए इसका नामकरण वगैरह कर देते हैं थोड़ा सा कि ये आपका पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है आपका D। ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ न कुछ होगा। इसका रेजिस्टेंस मान लो RG है, बाकी ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम P है, इसका नाम R है, आप इसका नाम Q है और इसका नाम आपके S है। समझ में आ गई बात? अब देखिए ये है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज, ये सेल लगा हुआ है जिसका EMF है E, ये माइनस ये प्लस होगा, और ये इधर एक आप मान लो की लगी हुई है K1 जिसका नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अंदर आपको जो है ये याद रखना है कि ये जब आपका ऐसा डायग्राम कहीं भी दिख रहा हो और अगर ये बैलेंस्ड है, कैसे है दोस्तों, ये अगर बैलेंस है, यहाँ लिख लीजिए कि ये अगर बैलेंस्ड है तो आपका बैलेंस्ड होगा ना दोस्तों, तब आपकी कंडीशन होगी क्या? अगर ये बैलेंस्ड है तो सीधा सीधा आपको ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर P/Q बराबर R/S होगा। बस ये बात आपको तो याद रखनी है। क्या होगा? PQ/RS, यानी ऊपर ऊपर वाले का रेशियो और नीचे नीचे वाले रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। ये आपके व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था को शो करता है। किसको? संतुलन अवस्था का प्रतिबंध, यानी कि इससे जो है आप ये कह सकते हो, अगर ऐसी कंडीशन है तो आप कहोगे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज आपका संतुलित अवस्था में है। और इससे जो है दोस्तों क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताइए ये व्हीट ब्रिज जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है ये संतुलन अवस्था में है या नहीं। अब इसमें क्या करते हैं ये कि आपको ऐसा डायग्राम बना करके दे दिया
और आपको जो है क्यू का रेशियो नहीं दिया, बाकी पी आर एस तीनों दे दिए, तो आपको क्यू निकालने का पूछ लेंगे, एस पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे, या फिर आपसे ये कह देंगे कि जो है ये आपका जी जो अंदर दे रखा है इसके बारे में आपसे पूछ लेंगे कि ये बताइए अगर ये जो है संतुलन अवस्था में है तो जी से जो है करंट कितना गुजरेगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब आपका ये संतुलन अवस्था में होता है तो आप इसके अंदर जो है क्या कर सकते हो, अरे इस पूरे के अंदर आप लूप लॉ जो आपका लूप नियम है वो लगा देना, और लूप नियम के अकॉर्डिंग क्या होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, इससे अगर मान लो आई धारा बहती है, कितनी आई, ये जो ई आपका है सेल, ये कितनी आई धारा करता है प्रोड्यूस, तो ये आगे जा कर के टूट जाते हैं दो भाग में, यानी इधर I1 जाएगा करंट तो इसमें जाएगा आपका I2 करंट। ठीक है, अब ये जो I1 करंट आ रहा है इस I1 में से कुछ भाग इसमें गया होगा, भाई इसका भी प्रतिरोध जो है बहुत कम होता है लेकिन होता तो सही है, तो जितना भी होगा उसमें जाएगा, तो यहाँ करंट गया मान लो IG, तो इसके अंदर जो आया होगा वो कितना होगा I3, और वो I3 किसके इक्वल होगा, जो आपका I1 इधर आ रहा था उसमें से ये जो IG इधर चला गया है उसके। समझ में आ गई बात, यही करंट आगे चलता रहेगा। ऐसे ही आपका जो ये I2 है, ये I2 और ये जब आपका इससे कनेक्ट होगा तो ये IG करंट, ये दोनों मिल करके इस S के अंदर आएंगे, और S के अंदर जो करंट आएगा वो कितना आएगा I4, और I4 जो होगा वो कितना होगा दोस्तों I2 प्लस IG। समझ में आ गई बात, और ये जो आपका I2 प्लस IG आ रहा है यानी I4 और इधर से I3, ये सब मिलकर के वापस कितने हो जाएंगे दोस्तों, इसमें करंट I। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो बस ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपको एक और बात बता दूं कि ये संतुलन अवस्था में है तो आपके संतुलन अवस्था में पहला प्रतिबंध तो ये है ही है, साथ ही साथ आपको ये बात भी याद रखनी है कि संतुलन अवस्था में आपके जो है क्या होगा दोस्तों, तो संतुलन अवस्था के अंदर IG यानी कि इस जो गैल्वेनोमीटर है इसका करंट कितना होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 नहीं हो रहा तो ये संतुलन अवस्था में नहीं है। तो आपको जो है क्या करेगा कि बताइए, इसको अगर संतुलित अवस्था में लाना है तो यहाँ से जो है कितना करंट जो है जाना चाहिए, या इसमें से कुछ करंट जा रहा है तो बताइए उस करंट को कम करें, क्या करें कि ये 0 हो जाए। इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको तो इतना याद रखना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर जो 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब इस रेशियो के अंदर आपको एक और बार बता दूं, या तो आप ये याद रखिए कि ऊपर वाले रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस का इक्वल होगा, अदरवाइज आप ये याद रख सकते हो कि एक साइड वाले जो है उनका रेशियो इक्वल होगा, यानी आप ये भी याद रख सकते हो कि P/R बराबर Q/S होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है तो ये याद रखिए, ये रखना है तो ये याद रखिए। और एक बात और याद रखिए कि संतुलित अवस्था में जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसके गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगा वो 0 होगा। समझ में आ गई बात, कितना होगा, 0 होगा। ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है कि कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज भी दोस्तों जो है कंप्लीट हो गया। अब आपके केवल 2 बचे, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। तो जो मीटर ब्रिज है उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऐसे ही स्पेशल लेकर के आऊँगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही उसे भी हम आराम से समझ करके 1-2 क्वेश्चन उसके ऊपर करके फिर हम पढ़ेंगे एक वीडियो में पोटेंशियोमीटर, और फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। मैं छोटे वीडियो इसलिए ला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बड़े मैंने वीडियो लाए तो जो है बच्चों को थोड़ा परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं कि सर इतने बड़े वीडियो हम लगातार यूट्यूब पर नहीं देख पाते हैं तो नोट्स भी नहीं बन रहे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके आधे घंटे की क्लास यानी 30-30 मिनट की क्लास लेकर के आपको कंटिन्यूसली क्लास दे करके आपका सिलेबस पूरा करवा दूँ फरवरी से पहले, ताकि आप आराम से रिविजन कर सको। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए एंड लव यू ऑल ऑफ यू।